हम्म, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये एक प्रयास है हम हमारी बात उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो किसी तरह आजकल के मीडिया से परेशान होकर और जो सत्य नहीं दिखाता है YouTube पे आते हैं और YouTube पे अच्छे कंटेंट की खोज में रहते हैं। तो उसी में हम अपना कुछ योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम दो भाई हैं। हम दोनों मतलब अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। हमने हमारे पास थोड़ा कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है। 4-5 साल हम दोनों ने जॉब्स किए हैं। और उसके बाद हम बहुत चिंतन मनन करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो उसी उसी श्रृंखला में हम अब ये प्रयास कर रहे हैं कि अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं जिसपे हम थोड़ा एजुकेटिव कंटेंट, थोड़ा जिससे एक चेतना का विस्तार हो, कुछ लोगों के पास अच्छी सूचना पहुंचे, अच्छे विचार पहुंचे। इसलिए हम ये चैनल शुरू कर रहे हैं। तो मेरा नाम क्षितिज है और मैं बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हूँ। और मैं चाहूंगा कि मेरे भाई प्रतीक वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जैसे क्षितिज ने बताया, हम लोग अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं और आगे देश किस दिशा में जा रहा है और दुनिया किस दिशा में जा रही है उसके बारे में कंसर्न है। और इसी चीज से, इसी कंसर्न को एक ठोस रूप देने के लिए, एक समाज में अच्छे विचारों का संचार करने के लिए हम ये एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे देखते हैं कि आपका फीडबैक और आपको कैसा लग रहा है ये कंटेंट। इज इट पॉसिबल, व्हाट कैन बी इम्प्रूव, ये सब हम जानना चाहेंगे। और आज हम लोकतंत्र पे बात करेंगे, तो हम्म। क्षितिज आई थिंक इन start। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसा है, क्या होता है। इन सब के बारे में एक बहुत आम बात होगी, जो मतलब ऐसी चीज जो शायद आपको लगे आपको पता भी है, बस हम एक ये प्रयास है कि एक उसको अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर पाए। तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र मैं जैसे समझता हूँ एक सामूहिक निर्णय लेने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। इसको एक उदाहरण से समझें तो जैसे अगर कोई चार दोस्त हैं, उनको कहीं जाना है तो उनको एक निर्णय लेना है कि हम कहाँ जाएं। अब इसमें कोई व्यक्ति ये हो सकता है वो बोले कि यार मेरा मन तो है गोवा जाने का। और वो बस ऐसे एक अनाउंस कर दे, वो बस वो सब पे एकदम जाके एकदम बस कि नहीं हम बस गोवा जा रहे हैं, और वो पूछे भी ना कि बाकी तीन लोगों से कि उनका मन है भी कि नहीं। तो ये इस तरह से निर्णय लेना ये अलोकतांत्रिक कहलाया जाएगा, क्योंकि ऑटोक्रेटिक कहलाया जाएगा। हाँ, क्योंकि ये इसमें इसमें आपने बाकियों की राहत सलाह तो ली ही नहीं कि उनका मन है भी कि नहीं। आपने बस अपना मन जान के आपने बस अब उसको एकदम से सब पे थोप दिया। वहीं इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन हम वो कोई भी चारों लोग बैठ के एक उस पे आते कि सबका कहाँ पे मन है, और अगर सब सब मतलब सबका अलग अलग मन है तो एक चुनाव की तरह करते कि जिसको जो जिसकी जो ज्यादा पसंद होगी लोगों की वहां जाया जाए। तो मैं और बहुत सिंपल चुनाव से अर्थों में पहले ये समझता हूँ लोकतंत्र को। हाँ प्रतीक, आप कुछ बोलो। चुनाव से पहले ये बात कि हम अपना बात कन्विंस करें। जैसे अभी गर्मी हो रही है और बीच पे जाना उतना अच्छा नहीं होगा शायद, तो माउंटेन पे जाना बेहतर होगा। जहाँ पे थोड़ा सर्दी, थोड़ा ठंड वाला एहसास हो। या फिर कोई चाहेगा कि उसको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपने उसको देश का भ्रमण करना है, तो वो शायद हिस्टोरिक प्लेस पे जाने की कोशिश करेगा। तो हम चुनाव से पहले एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की बात जानेंगे, उसके पक्ष में विपक्ष में बात सुनेंगे। उसके बाद भी अगर हम एक निर्णय पे एक कॉमन कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं, एक सामूहिक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो हम चुनाव का प्रक्रिया यूज कर सकते हैं। तो जिसमें हम हर एक जना वोट करेगा एक जगह के लिए और उस जगह फिर वो जाएंगे। तो लोकतंत्र यही है, एक प्रक्रिया है जिससे हम निर्णय ले सकते हैं। जहाँ पे एक से ज्यादा लोग अ, कि एक जात मतलब जो भी हम निर्णय लेंगे वो एक से ज्यादा लोगों पे लागू हो रहा है। तो इस जैसे हमने ये उदाहरण से समझा, वैसे ही हम जो हमारे अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जो इंडिया के इलेक्शंस, अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें भी यही है
कि हमारे पास विभिन्न पार्टियां, विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उसमें हमारे अब एक किसी भी एक नागरिक के पास वो स्वतंत्र है, उसको जो पार्टी का चीज सही लग रहा है, उनका उनकी जो भी विचारधारा की बात हो, या फिर उनकी जो वो चीजें बोल रहे हैं कि वो करेंगे अगर वो सत्ता में आए, तो वो एक निर्णय लेगा। और यही, क्योंकि जो भी चीज उसके बाद, जो भी दल सत्ता में आएगा उसके बाद, जो भी वो पॉलिसीज, जो भी वो निर्णय लेगा, वो सब पे लागू होंगे। इसलिए जरूरी है कि सभी का योगदान हो इस चुनाव की प्रक्रिया में। क्योंकि अगर किसी का कोई छूट जाएगा तो उसके अंदर एक हीन भावना रह जाएगी कि यार मेरे से तो पूछा ही नहीं गया, तो फिर मैं मेरे मेरे ऊपर जो ये अब लागू हो रही हैं चीजें, मैं उनको मानूं भी क्यों। तो बस मेरे पर थोपा जा रहा है। हम्म मेरे से पूछा नहीं गया, ये मेरे पर थोपा जा रहा है, मैं खुश भी नहीं हूँ, और मेरे को ये सहन भी करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आपके अंदर एक मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। आपको ये लग सकता है आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आई एम, माई वॉइस इज नॉट हर्ड। मेरी मेरी आवाज सुनी नहीं जाती है इस प्रक्रिया में, इस पूरे उसमें मैं इसका पार्ट भी क्यों हूँ? अगर मेरे से पूछा ही नहीं जा रहा है कि चीजें हो कैसे रही हैं, तो फिर कोई चीज मेरे ऊपर लागू भी क्यों हो? ठीक है। हाँ। तो अब थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं कि हम लोकतंत्र तो जैसे भारत में हमें पता है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली। उससे पहले हमारे पास लोकतंत्र नहीं था। तो हम यहाँ तक की हमारी यात्रा, 1947 तक की यात्रा मतलब क्या रही, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। प्रतीक, आप बोलना चाहेंगे? हाँ, तो भारत में लोकतंत्र से पहले देखना जरूरी है कि दुनिया में और कहाँ लोकतंत्र पहले आया। तो लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका में हुई, फ्रांस में हुई। अमेरिका में लिंकन ने एक डेफिनेशन दी थी कि लोकतंत्र इज दैट, लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम ऑफ सरकार चलाने का, ये एक ऐसी तरीका है जिसमें सरकार जो है वो लोगों के लिए है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ये बेसिक एक परिभाषा मानी जाती है लोकतंत्र की। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पे किंग लुई 16 के अगेंस्ट लोग खड़े हो गए थे, और उनको उन्होंने गद्दी से हटाया, उनको राजशाही से, फ्रांस को राजशाही से मुक्त किया और लोगों को वोट का अधिकार दिया। तो इंटरनेशनली लोकतंत्र ऐसे आया। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में अंग्रेजों के शासन से पहले मुगलों का शासन था, जो बड़े हिस्से पे भारत के कंट्रोल करते थे। भारत में और भी छोटी छोटी राजशाही थी, छोटे छोटे प्रांत थे जिसमें अपने राजा थे। तो सब जगह जो भी था एक सिस्टम था, वो राजतंत्र था। चाहे वो मुगल हो, चाहे वो कोई राजपूत हो, चाहे वो मराठा हो, सब जगह चोला हूँ, कुछ भी, बहुत से थे। सब जगह एक राजतंत्र, राजशाही वाली व्यवस्था थी। फिर अंग्रेज आए, हमारी जो आपस में लड़ाई होने की वजह से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर पाए। और फिर जब अंग्रेजों के उत्पीड़न और अत्याचार से त्रस्त होके जब हमने उनको देश से निकाला, मतलब देश से वो गए, उसके बाद से प्रॉपरली नया संविधान हमने लिखा। और संविधान के अंतर्गत हमने अपने आप को एक लोकशाही या फिर राज लोकशाही या फिर जनतंत्र में बदला, लोकतंत्र में बदला। और ये एक स्वीपिंग, एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट, मतलब एक बिल्कुल एक नया दौर शुरू हुआ भारत के इतिहास एक में। नया दौर हुआ भारत के इतिहास में। ठीक है, तो अब थोड़ी बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि चुनाव एक उसका बहुत बड़ा अंग है। चुनाव किस लिए होता है? कि कौन हमारे ऊपर रूल करेगा, हम मतलब किसके हाथ में सत्ता जाएगी, कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन निर्णय लेगा। अगर कोई भी हमारे ऊपर विपदा आती है पूरे देश के ऊपर, या फिर किसी एक स्टेट के ऊपर, तो वहां पे एक ऐसा तंत्र बनाना चाह रहे हैं जो कि मतलब पहला वो कोई भी विपदा के अगेंस्ट वो निर्णय ले। विपदा अगर कोई डिजास्टर आ रहा है वैसे ही, और वैसे ही अगर कोई भी जो आम समस्याएं हैं लोगों की, कोई सुनने वाला हो, जो कि एक जिसके हाथ में थोड़ा कंट्रोल हो, वो चीजों को मैनेज कर सके। तो ये एक चुनाव उसका उन लोगों को चुनने का एक तरीका है।
और बाकी जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं उसके बारे में प्रतीक आप बताओ। हाँ, तो चुनाव एक लोकतंत्र का बिल्कुल एक प्राइमरी, जिसको बोलना चाहिए एक मूलभूत आधार है। बिना चुनाव के कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र नहीं है, ये एक भ्रांति है कि सिर्फ चुनाव हो रहा है तो आपका लोकतंत्र है। जैसे आज के रशिया में चुनाव होता है, नॉर्थ कोरिया में भी एक तरीके का चुनाव होता है, या फिर चाइना में भी एक तरीका का चुनाव होता है। लेकिन वो चुनाव ये तीनों ही एग्जाम्पल जो हैं ये सही में लोकतंत्र नहीं है। ये एक्चुअली ऑटोक्रेसी है, ये कुछ लोगों की सत्ता है और उसी सत्ता को बनाए रखने के तरीके हैं। यहाँ तो चुनाव लोकतंत्र एक बस, यहाँ चुनाव बस नाम का चुनाव है, पहले नाम से का चुनाव है। निर्धारित है कि कौन आएगा वो। और हाँ। तो चुनाव एक एक मूलभूत पार्ट है लोकतंत्र का। लेकिन सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र के कुछ स्तंभ माने गए हैं। वो स्तंभों में है, चार स्तंभ माने जाते हैं। तीन स्तंभ जो हैं वो फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब हो गया कि हमारा संविधान उनको जगह देता है। एक चौथा स्तंभ है जो फॉर्मल नहीं है। तीन स्तंभ जो फॉर्मल है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब आपका जुडिशरी। कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब आपका एग्जीक्यूटिव। और विधायिका, विधायिका मतलब आपका लेजिस्लेचर हमारे। और एक जो चौथा स्तंभ है जो संविधान में कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन जो पार्ट है जिसको जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा रहता है, वो है मीडिया या फिर जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता। तो अब अगर हम बताएं तो ये चारों स्तंभ कैसे काम करते हैं या फिर कैसे वजूद में आते हैं, कैसे अस्तित्व में आते हैं। तो हम लोग जब वो वोट करने जाते हैं तो हम अपनी विधायिका चुनते हैं, हम अपना लेजिस्लेचर चुनते हैं। वो विधायिका में जो भी हमने विधायक चुने हैं या फिर सांसद चुने हैं, वो सांसद एक कार्यपालिका चुनते हैं जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। वो कार्यपालिका का अध्यक्ष एक एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। वो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट चुनता है। ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो है ये मिल के बन जाती है कार्यपालिका। और इसके अलग इन दोनों कार्यपालिका और विधायिका के अलग होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका होती है जुडिशरी। जुडिशरी वो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो लीगल सिस्टम को समझते हैं, जो हमारे कानून को समझते हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस होता है कानून में, कानून की पढ़ाई में, कानून कैसे काम करता है, कानून कैसे इम्प्लीमेंट करता है, कानून कैसे क्रियान्वय होता है। ये सब लोगों के जो एक्सपर्ट है उनमें से कुछ एक ग्रुप को हम अपना जुडिशियल जुडिशियल मतलब अगर हमारे मेरे और क्षितिज के बीच में कोई विवाद होगा और हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो हम उस कोर्ट पे जा सकते हैं, हम न्यायपालिका में जा सकते हैं और हम मांग कर सकते हैं कि या तो मैं मांग कर सकता हूँ कि मेरे को न्याय मिले, या फिर क्षितिज मांग कर सकता है कि उसे न्याय मिले, या फिर इसको एक कार्यपालिका हम्म एक चीज और अभी, फिर या हाँ, पूरा करें पूरा। उसके बाद जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता की जरूरत इसलिए है ताकि जो सिटीजन है, तो ताकि जो नागरिक हैं वो हमेशा इन्फॉर्म्ड हो। नागरिकों को पता हो कि कैसे सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार के अच्छे निर्णय क्या है, सरकार के बुरे निर्णय क्या है, सरकार क्या निरंकुश हो रही है, सरकार के ऊपर एक लोगों को इन्फॉर्म करना। क्योंकि अगर लोगों की सत्ता है, जो हम बोलते हैं डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, तो लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि देश चल देश कैसे चल रहा क्या रहा है, है। देश में निर्णय कैसे हो रहे हैं, और उन निर्णयों से फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। तो ये सब काम पत्रकारिता का है, और पत्रकारिता का बेसिक चीज है, और वो हमारे लोकतंत्र के मूल्य भी हैं। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। वो अ, पत्रकारिता के लिए बेहद जरूरी है। बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच के कोई भी पत्रकारिता नहीं हो सकती, किसी भी देश में पत्रकारिता नहीं हो सकती। अगर मैंने सरकार की आलोचना में कुछ लिखा है और उसकी वजह से मेरे को मेरा उत्पीड़न होना चालू हो जाता है, या फिर मेरे पे कुछ कर लग जाता है, या फिर मेरे को जेल में डाल दिया जाता है, तो उस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो ये कुछ लोकतंत्र के मूल्य हैं। क्षितिज, लोकतंत्र के मूल्य के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो
ये ये जो समझाया, इसको थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा आज के उसमें देखता हूँ कि जैसे हम आजकल सुनते हैं कि बुलडोजर जस्टिस हो रहा है, बुलडोजर न्याय हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये तो बिल्कुल मतलब हमारी जो भी एक जो हमने सोचा था, संविधान की जो भी परिकल्पना है कि न्याय की जो व्याख्या है, उसके बिल्कुल विपरीत जाता हुआ दिखता है कि अगर कोई भी विवाद हो रहा है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास कोर्ट्स हैं, हमारे पास पूरा एक तंत्र है जिसमें हम जाके प्रक्रिया से कोई चीज का समाधान निकाल सकते हैं। बट आज के समय में बहुत से हमें ऐसी चीजें दिखती हैं जहाँ पे इन सब स्तंभों का लगता है कि जैसे उनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया है और एक बस बिल्कुल राजशाही टाइप की चीज चल रही है। तो ये थोड़ा आज का हो गया वो वैसे। एक मैं इसमें बुलडोजर जस्टिस के बारे में एक और बात, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि बुलडोजर जस्टिस इज एक्चुअली कोई कोई वो न्याय है नहीं, वो है क्योंकि ही नहीं। न्याय में ये होता है कि न्याय बस होना ही नहीं चाहिए, न्याय को होते हुए प्रतीत भी होना चाहिए। अगर आपने किसी का घर जाके गिरा दिया क्योंकि उसने कुछ बोला था, या फिर आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं है, तो ये न्याय नहीं है, ये एक आपराधिक घटना है। गतिविधि है। ये आपराधिक गतिविधि है कि आप खुद जो पुलिस है वो क्राइम से बचाने की जगह खुद क्राइम कर रही है। हम्म। तो बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस है ही नहीं। सही बात है। अब तो हम थोड़ा सा अपने अपने ही भारत के लोकतंत्र में जो कुछ आदर्श जो हमारे पास आए, क्योंकि हमारा पूरा जो लोकतंत्र निकला था वो स्वतंत्रता संग्राम में, जो हम जिस तरह की लड़ाई हमने लड़ी ब्रिटिश से, वो एक अपने आप में ही एक अभूतपूर्व कार्य था कि हमने बिना किसी मतलब जंग के हमने हाँ, आजादी पाई है। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी एक लार्ज स्केल वायलेंस के, हमने बिना ऐसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के, हमने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब हम लोकतंत्र बने भी नहीं थे उससे पहले ही, हम लोग बहुत लोकतांत्रिक तरीकों से ही हमने अपनी आजादी भी पाई है। इसलिए बोला भी जाता है कि भारत में मतलब लोकतंत्र की नींव जो है बहुत मजबूत है, मतलब बहुत गहरी है। वो 1947 से पहले से भी थी। बस वही है कि उनका सही से एक ऑर्गेनाइज नहीं थी, वो एक सही से उनका उनका संचार नहीं हो रहा था। वही हमारे जो सारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो हमारे सारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, B R अम्बेडकर हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, आजाद हो गए, और एक पूरी जो हमारी एक वो जो लोग थे, इन्होंने इन्होंने भारत को समझा और उसके मूल चरित्र और भारत का जो पूरा आध्यात्मिक इतिहास है, आध्यात्मिक जो पूरी यहाँ की जो दर्शन है, उसको समझा और उससे उन्होंने मूल्य निकाल के लाए और उन्होंने उसको एक आम भाषा में बदल दिया, आम लोगों की जिंदगी में उसको एक बिल्कुल कॉमन चीज बना दी, जो मतलब एक हम। क्रांति है। एक अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों का जो शासन था वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था, ये माना जाता है। बहुत टाइप के कर थे हमारे ऊपर, हमारा जो हमारा हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके, हमारे यहाँ से लोगों को कम वेतन पे, ना के बराबर वेतन पे हमारे यहाँ से सामान खरीदा जाता था, और अंग्रेजी फैक्ट्रियों में बन उसको प्रोसेस किया जाता था, और बाकी वापस हमें ही भेजा जाता था। और गोली मार दी इस उनसे। पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं फिजिकल फोर्स, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया था। मतलब ऐसी पुलिस की शक्ति हो गई, मिलिट्री की शक्ति हो गई, हथियारों के बेसिस पे ये पूरा शासन चल रहा था। तो हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने ये रियलाइज किया कि ये अंग्रेजों की जो सत्ता है वो बस इसलिए है क्योंकि हम उसको अलाउ कर रहे हैं। हम हम अंग्रेजों से सीधे लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास मसल पावर बहुत थी, उनके पास ऐसा भी लड़ने नहीं की था, मेरे को तो क्षमता। शायद ये लगता है कि हम चाहते तो हम मसल पावर से भी लड़ लेते थे, लड़ने को, क्योंकि हम 40 करोड़ थे उस समय और अंग्रेज निमित मात्र 2-3 करोड़ थे, तो हम उनसे 20 गुना हाँ, तो थे। लेकिन हम मैं बस एक दो बात ये तीन बोलना। करोड़ भी नहीं थे, सीधे 2-3 करोड़ भी नहीं थे, हाँ, कुछ लाख थे। कुछ क्योंकि लाख दो थे। तीन करोड़
2-3 करोड़ अभी ब्रिटेन की पॉपुलेशन कुछ 6 करोड़ है। तब तो 6 करोड़ मतलब हिंदुस्तान में जो अंग्रेज थे उनकी पॉपुलेशन 3 करोड़ नहीं हो सकती, कुछ लाख अंग्रेज होंगे। हाँ तो और अंग्रेजों का शासन इसलिए चल रहा था क्योंकि हिंदुस्तानी लोग उनको शासन करने में सहयोग कर रहे थे। एक तो हमारे यहाँ हम आपस में बटे हुए थे। हमारी जो जाति व्यवस्था है उसने हमें अपने समाज को ही अपने आप में इतना ज्यादा तोड़ रखा था, इंसान को इतना आपस में बांट रखा था। और दूसरी चीज ये चीज कि हमने हिंसा का रास्ता इसलिए नहीं लिया क्योंकि हिंसा से हिंसा ही उपजती है। अगर हम हिंसा का मार्ग लेते तो वो आगे हमारे ऊपर ही वापस आती। हमने एक नया ही एक नया ही दर्शन दुनिया को दिखा दिया कि बिना हिंसा करे भी हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यही चीज तो हाँ। भारत को मतलब महान बनाती है, महान मतलब हमारे संग्राम को पूरा एक बहुत ही ग्लोरियस उसमें दिखाती है कि कुछ एक बहुत ही नया किया ये। इसमें एक फिलोसफिकल पॉइंट है जो मैं जोड़ना चाहूंगा। गांधी जी, शायद बहुत लोगों को पता ना हो, लेकिन गांधी जी बाइबल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उनको जीसस की लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। और बाइबल में एक सेइंग पाई जाती है जीसस के द्वारा कही गई कि दोज हु लिव बाय द सॉर्ड डाई बाय द सॉर्ड। जो तलवार से जीते हैं वो तलवार से ही मरते हैं। तो जो अगर हम हिंसा करते तो हमारा भी, जो हम आज एक समृद्ध लोकतंत्र देखते हैं वो नहीं हो पाता अगर हम हमारा सिर्फ हिंसा का, चरित्र ही शायद कुछ और होता फिर। चरित्र ही कुछ और होता अगर हमने हिंसा का रास्ता चुना होता। और ये बात भी जरूरी है जानना कि भारत ने बाकी देशों को, बहुत सारे और देशों को एक मार्ग दिखा। आशा की किरण दी हम्म। कि जिससे वो भी राजशाही वाली फोर्सेस और इंपीरियलिस्टिक साम्राज्यवादी फोर्सेस से लड़ सके। तो भारत के लोकतंत्र के बाद और भी कंट्रीज में लोग आजादी आई और वो साम्राज्यवाद से बाहर छूटे। तो ये चीज बहुत वो है, इसीलिए भारत को बोला जाता है कि भारत में मतलब ज्ञान का देश माना जाता है। ऑल्दो हम थोड़ा आजकल देख रहे हैं कि आजकल जो बिल्कुल अभी जो चल रहा है उसमें तो हम पता नहीं कौन सी अज्ञानता की नदियां बहा रहे हैं भारत में। उस पर हम बात करेंगे। जो हमारे आज के जो इलेक्शंस अभी के जो 2024 के जो भारत के आम चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए हमने खैर काफी कुछ कवर कर लिया है। और कुछ चीजें बहुत कुछ कवर कर लिया। एक चीज बस शायद मेरे को लग रहा है कि हमें मेंशन करनी चाहिए कि लोकतंत्र के जो मूल्य जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए थे, समानता, बंधुत्व, आजादी, न्याय, की इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। तो हमने इनके बारे में वैसे बात की। मैं बस एक बार इनका नाम लाना चाह रहा था वीडियो में। बाकी प्रतीक आपको कुछ ऐड करना है तो आप प्लीज कर दिया। हाँ, आपने ये जो बात कही कि ये जो मूल्य हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस के, फ्रेटर्निटी के, ये हमारे संविधान का पार्ट है। हमारा लोक हमने ये मूल्यों से हमारी प्रस्तावना जो प्रियम्बल लिखा गया है उसमें इन सब मूल्यों का जिक्र होता है। जो अम्बेडकर साहब ने प्रियम्बल प्रस्तावना लिखी थी उन सब, उसमें ये इन सब मूल्यों का जिक्र होता है। तो और उसी से हमारा लोकतंत्र का ढांचा, लोकतंत्र को एक आकार मिला है। इन्हीं मूल्यों से लोकतंत्र को आकार मिला है। और ये मूल्य कभी ना मरने वाले हैं, ये हमेशा शाश्वत मूल्य है। जो सनातन परंपरा है उसमें ये भी एक सनातनी मूल्य है। और आज के लिए इतना काफी है। हम सिर्फ हम लोकतंत्र। कोशिश करेंगे कि हम रोज एक वीडियो बनाएं। एक नहीं तो अगर दो मतलब एक से ज्यादा हो पाए वो भी, बट एक तो कम से कम बनाएं ही। तो आज के लिए ये है। अगला वीडियो हमारा मोस्ट जहाँ तक है कि आज के जो हमारे जो आम चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे जो सबसे गहन मुद्दे हैं वो क्या हैं, जो हमें मतलब इस समय बिल्कुल परेशान किए हुए हैं, या फिर इन सब जिसके ऊपर हमारी बिल्कुल पैनी नजर होनी चाहिए, जिनके ऊपर हमारे चुनाव होने चाहिए, जिनके बारे में बात होनी चाहिए, उनके बारे में हमारा अगला वीडियो होगा। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो जी। तो शुक्रिया। शुक्रिया देखने के लिए। और आपका आपका फीडबैक, आपका
आपका फीडबैक हो, आपको आपको क्या कोई आप, कैसा लगा? हाँ आपको कोई राय देनी है, कुछ भी आपको कैसा लगा, हम और इसमें क्या कुछ बदल सकते हैं, क्या कुछ सही कर सकते हैं, क्या कुछ कोई भी आपको अगर वो देना हो तो आप जरूर दीजिए। जी शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।